Dear student, welcome in SS Medical Classes. I am Dr. S.P. Singh, Senior Consultant Dermatologist, Pilibhit Bypass Road in front of Chandok Hospital, Bareilly. Today I will discuss risk assessment for ASCVD. ASCVD means एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी। लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उसका मतलब यह है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो पूरी बॉडी में कहीं भी हो। हम स्पेशली आज डिस्कस कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। तो कहीं भी हो उसमें जो हमारी चर्बी या फैट जम जाता है, जिससे प्लाक फॉर्मेशन होता है आर्टरीज के वाल के अंदर, और इस प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और जो प्लाक्स बन जाता है उसको हम एथेरोमा कहते हैं। जो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं उनका रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस हैं, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्क जिसके द्वारा हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो फॉर द रिस्क असेसमेंट ऑफ ASCVD which is cause of heart attack or strokes or brain strokes, we can do some non-invasive investigations and some investigations are invasive. नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि उनमें हम कोई भी बॉडी पंक्चर नहीं करते हैं या कोई भी हम मेजर कोई ऑपरेटर प्रोसीजर नहीं होता है। सो एमॉन्ग नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस जैसे ECG एंड होल्टर मॉनिटरिंग, स्ट्रेस इको, ट्रेडमिल, ECG and echocardiography, routine lipid profile and extended or complete lipid profile, and coronary artery calcium score test or cardiac calcium score CT scan, and anti-proBNP test and cardiac enzymes which includes SCOT, troponin INT and CPKMB and LDH. And non-invasive tests also include high sensitivity C-reactive protein and serum homocysteine level. And invasive tests include coronary angiography. हमने क्या बताया कि यदि हमें एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में रिस्क असेसमेंट करना है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं, जिसमें कुछ नॉन इन्वेसिव होते हैं, कुछ इन्वेसिव होते हैं। इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस में हमारी कोरोनरी एंजियोग्राफी आती है। नॉन इन्वेसिव में ECG इलेक्ट्रोकार्डियोएन्सेफेलोग्राम आता है। कोई भी चेस्ट की प्रॉब्लम हो, जब भी हमें ये शक होता है कि हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक होने जा रहा है, तो क्या करते हैं, ECG करते हैं। अगर किसी को कोई गिडनेस है, कोई चक्कर आ रहा है, कोई BP मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ECG करते हैं। क्योंकि ECG में जो कार्डियोवैस्कुलर इस्केमिक डिजीज हैं उसके भी चेंजेस आते हैं। कौन से चेंजेस मिलेंगे, जैसे हमें T इन्वर्जन मिलेगा, एसिमेट्रिकल T वेव इन्वर्जन मिलेगा, हमें ST सेगमेंट एलिवेटेड मिलेगा, ST सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन मिलेगा। और यदि कोई एरिथमिया है तो वो भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो ECG से हम जो इलेक्ट्रोलाइट डिसफंक्शन है वो भी डायग्नोज कर सकते हैं। तो ECG इज वेरी कॉमन टेस्ट। एंड नेक्स्ट इज हॉल्टर मॉनिटरिंग। तो हॉल्टर मॉनिटरिंग मीन्स 24 आवर ECG मॉनिटरिंग। Suppose there is some arrhythmia which is transient in nature and which causes symptoms. To diagnose this arrhythmia, we carry out a test known as Holter monitoring. Holter monitoring का मतलब है 24 घंटे में हम ECG करें। इसके लिए एक मशीन मरीज को लगाई जाती है जो 24 घंटे उसका ECG रिकॉर्ड करती है। अगर 24 घंटे में कहीं भी कोई arrhythmia होती है तो वो हम उसको पकड़ सकते हैं। दूसरा स्ट्रेस इको। तो स्ट्रेस इको का मतलब है कि इसको मरीज पे को हम ट्रेडमिल मशीन पे उसको चलाते हैं और चलाने के बाद उसका ECG करते हैं। तो ट्रेडमिल ECG हो गया। स्ट्रेस इको का मतलब उसी समय हम उसका, यानी पेशेंट को एक जो ग्रेडेड एक्सरसाइज है, जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है, वो करवाने के बाद उससे हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। दैट इज नोन एज स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। तो नॉर्मली जो एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट नहीं होती हैं वो स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी में डिटेक्ट होती हैं।
and there is a routine lipid profile. तो रूटीन लिपिड प्रोफाइल क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे. नाउ एक्सटेंडेड और कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल. जहां हमारे एक्सटेंडेड और कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल में देयर आर 13 पैरामीटर्स हैं. रूटीन लिक्विड प्रोफाइल में 6 पैरामीटर्स हैं. ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वी विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड अदर इंपॉर्टेंट नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन इज कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर टेस्ट और कार्डियक कैल्शियम स्कोर सीटी स्कैन. तो जहां भी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जब भी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है यानी प्लाक फॉर्मेशन होता है, एथेरोमा फॉर्मेशन होता है, वहां कुछ कैल्सिफिकेशन होता है. तो दिस कैल्सिफिकेशन इज डिटेक्टेड बाय द सीटी स्कैन एंड बाय दिस टेस्ट वी कैन प्रिडिक्ट द रिस्क, cardiovascular risk. And next investigation is anti-proBNP test. Anti-proBNP means normal terminal type proB natriuretic protein. So this is indicator of biomarker of cardiac failure. And there are some cardiac enzymes known as SGOT, troponin I and T. अब ये जब wherever there is ischemia, so some enzymes are released in the blood and they are detected and they predict the changes in the heart muscles. And next is HSCRP serum. HSCRP high sensitivity C reactive protein. High sensitivity C reactive protein क्या है? जो CRP it is marker of acute inflammation in the body. And next is serum homocysteine level. Elevated homocysteine level is associated with increased ASCVD risk. And if homocysteine level is more than 15 micromole per liter, then there is a definite risk. डिटेल में आगे इसको पढ़ेंगे. एंड इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन क्या है? कोरोनरी एंजियोग्राफी. फ्यू वर्ड्स अबाउट व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. तो एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स है डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स इन द वॉल ऑफ आर्टरीज leading to narrowing of lumen. So this is lumen and this is deposition of lipids, and this below the endothelium layer. Innermost layer is endothelium layer. तो इस लेयर के नीचे there is deposition of lipids in the wall of arteries resulting into the narrowing of the lumen. इससे क्या होता है? ये जो पहले यहाँ पे जो आपका देख रहे हैं इस जगह पे जो ल्यूमन है ये वाइड है एंड इट इज नैरो. सो देयर इज ए ब्लॉकेज इन द आर्टरीज. whenever there is a blockage there is a reduced blood supply to the target organ. जिस आर्टरी को भी ये ब्लड सप्लाई करेगी तो जो भी आर्गन है उसमें ब्लड सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड. And if there is a rupture of this membrane then there is a clot formation. There is a clot formation and there is a 100% blockage of this artery. Of 100%, if there is a 100% blockage of the artery, then it will result in infarction or infarct formation because of no blood supply, zero blood supply. Any organ of the body may be damaged and usually किसको ये करते हैं? usually heart or brain. And this is called स्ट्रोक. इसी को स्ट्रोक बोलेंगे, इसी को हम हार्ट अटैक बोलेंगे, इसी को अगर ये हार्ट में हार्ट इज इन्वॉल्व then it is known as myocardial infarction. If brain is involved then it is known as brain infarction and brain stroke. So this is atherosclerosis. Today we will talk about atherosclerosis affecting coronary arteries. Coronary arteries supply to the wall of heart. Whenever there is a blockage in coronary arteries due to this atherosclerosis, there is a reduced supply to the wall of heart, resulting ischemia. In this video, we will discuss routine lipid profile, extended or complete lipid profile, and we will tell what is the difference between routine lipid profile and extended or complete lipid profile, and what is coronary artery calcium score test, and how
we assess risk from this test. So this is the slide which is showing what is atherosclerosis. Now this is slide which shows routine lipid profile. In routine lipid profile, we advise we get total cholesterol, total cholesterol, total cholesterol, triglycerides, and HDL high density lipoprotein, and LDL low density lipoprotein, VLDL very low density lipoprotein, and non HDL यानी नॉन HDL lipoprotein. अब हम इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? देयर आर 6 पैरामीटर्स. सो देयर आर 6 पैरामीटर्स इन रूटीन लिपिड प्रोफाइल. अब हमने इसमें बात भी करी है लिपिड प्रोफाइल की. लिपिड प्रोफाइल वर्ड आ रहा है, लिपिड प्रोफाइल. लेकिन अब आप देख रहे हैं इसमें लिखा है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. रिपोर्ट हमें किसकी मिल रही है? लाइपोप्रोटीन्स की. लिपिड की रिपोर्ट नहीं मिल रही है. इसमें कोई लिपिड वर्ड नहीं लिखा होता है, लेकिन लाइपोप्रोटीन लिखा होता है. तो इसका कारण यह है कि जो लिपिड्स तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो उनमें सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें लिपिड्स ऐसे फ्री स्टेज में नहीं होते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं होते. सो दैट इज भाई lipids are not present in free stage, so they cannot be detected. They are present in combination with protein. So lipids, there is a combination of lipids and protein which are known as lipoprotein. So lipids are detected in the form of lipoprotein. That is why जो भी रिपोर्ट हमें मिलती है उसमें कहीं लिपिड वर्ड नहीं आता, लाइपोप्रोटीन लिखा होता है कि वो लाइपोप्रोटीन के अंदर ही लिपिड होते हैं. यानी लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों को मिला के लाइपोप्रोटीन बोलेंगे. और लाइपोप्रोटीन का जो लेवल होगा उसी से हम लिपिड का लेवल एस्टिमेट करते हैं. ये वही एस्टिमेशन होता है हमारे लिपिड का. एंड वी विल टॉक about extended or complete lipid profile. So in this lipid profile there are 13 parameters, 1 and 13 parameters. कौन कौन से? total cholesterol, triglycerides, HDL, LDL and VLDL and non-HDL. These 6 parameters are just like routine lipid profile. And extended or complete lipid profile also include lipoprotein little a, apoprotein A1 and apolipoprotein B, and high sensitivity CRP and serum homocysteine, because they also tell the risk of ASCVD. तो जहां हमारे रूटीन प्रोफाइल में कितने पैरामीटर्स है? 6 पैरामीटर्स. और एक्सटेंडेड और कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल में कितने पैरामीटर्स है? 13 पैरामीटर्स. So this is the 13 parameters. And what is the normal value of these parameters? Total cholesterol must be below 150 milligram per deciliter. Triglycerides below 130 milligram per deciliter. And value of HDL should be more than 40 milligram per deciliter to 60 milligram per deciliter. LDL low density lipoprotein. It also includes small dense LDL and large buoyant LDL. It should be below 100 milligram per deciliter. In normal person, in those person which have no risk factor. And VLDL, very low density lipoprotein, should be less than 30 milligram per deciliter. Non-HDL cholesterol should be less than 130 milligram per deciliter. Non-HDL cholesterol is calculated by subtracting HDL cholesterol from the total cholesterol. Lipoprotein little a, it is genetically determined lipoprotein, so its value should be less than 30 milligram per deciliter. And apoprotein A, which is major constituent of HDL, a major protein of the HDL. 70% तो A1 ही होती है, जितनी प्रोटीन होती है HDL में उसका 70% कौन सी होती है? एपोप्रोटीन A1 होती है. And higher the value of apoprotein A1, more is the cardio protection.
its value should be between 69 and 169 milligram per deciliter. Next is apolipoprotein B. So apolipoprotein B molecule is present mostly in LDL and VLDL, that is atherogenic lipoproteins, and its value should be between 48 to 174 milligram per deciliter. Higher the value of apolipoprotein B, higher the risk, because for each atherogenic molecule of lipoprotein, there is a separate molecule of apolipoprotein B. यानी एपोलाइपोप्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो प्रत्येक एथेरोजेनिक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं, एलडीएल हो चाहे बीएलडीएल हो, जितने भी एथेरोजेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए एक डेफिनेट एपोलाइपोप्रोटीन भी मॉलिक्यूल होता है. सो दिस गुड a fair estimation of atherogenic lipoproteins. Now HSCRP means high sensitivity CRP. This is marker of acute inflammation. And homocysteine serum, if higher the level of homocysteine, more is the risk of ASCVD. So these are 13 parameters. ये इनकी नॉर्मल वैल्यू है. Now few words about lipids, because we are discussing the routine lipid profile and extended or complete lipid profile. So we are talking about lipids. So we should know what are lipids and what are its types and what are its properties. So lipids क्या हैं? तो lipids जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इसमें ये घुल जाते हैं. तो लिपिड्स को क्लासिफिकेशन किया गया है कैसे? नंबर 1 सिंपल लिपिड्स, इसके एग्जांपल क्या हैं? फैट और ऑयल. और इन फैट या ऑयल को हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स. सो लिपिड्स आर सिंपल लिपिड्स आर टू टाइप, फैट्स एंड ऑयल्स. Fat and oils are chemically similar almost, but their physical form is different. And fats are those simple lipids which are solid at room temperature, and oils are those lipids which are liquid at room temperature. Only there is a difference in physical forms, and both are triglycerides or triacyl glycerols. So next category complex lipid होते हैं. इसके एग्जाम्पल होते हैं फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स. एंड थर्ड कैटेगरी क्या है? डिराइव्ड लिपिड्स, जिसमें हमारे आएंगे फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स. एंड फोर्थ कैटेगरी इज मिसलेनियस लिपिड्स, जिसमें वो सभी केमिकल्स आएंगे जो स्ट्रक्चरली भले ही सिमिलर ना हो लिपिड्स के, लेकिन फंक्शनली दे आर सिमिलर. दे हैव लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज such as carotenoids and steroids and cholesterol. So cholesterol क्या है? एक miscellaneous type of lipids है. Structurally it is different and structurally it is steroid. So cholesterol is a special type of steroid, and it is included in the lipids because its properties are like lipids. And this is cholesterol is not soluble in water. What property is similar to lipids? Cholesterol is not miscible in water. Some detail about simple lipids. Simple lipids are triacyl glycerols or glycerides, and they are the esters of glycerol and fatty acids. ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड की क्या है? ये एस्टर होते हैं. फाउंड इन एडिपोज टिश्यू एंड प्राइमरीली फंक्शन एज फ्यूल रिजर्व. सो सिंपल लिपिड्स प्राइमरी फंक्शन एज फ्यूल रिजर्व एंड दे आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू में मिलते हैं और फ्यूल रिजर्व की तरह ये फंक्शन करते हैं. ये केमिकली दे आर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स
and triglycerides. Now complex or compound lipids. These are esters of fatty acids with alcohols. कोई भी अल्कोहल हो सकता है. Containing additional group such as phosphate, nitrogenous base, carbohydrate, protein. Complex or compound lipids are of three types. Number one, phospholipids, glycolipids, and lipoproteins. There are three types. Now, phospholipids means they contain phosphoric acid, frequently a nitrogenous base, and this is in addition to alcohol and fatty acids. So, alcohol और fatty acid तो होता ही है, उसके अलावा इसमें क्या होगा, phosphoric acid होगा और frequently a nitrogenous base होगा. ठीक है. So, the phospholipids are major constituent of plasma membrane. तो फॉस्फोलिपिड्स के टाइप क्या हैं? नंबर वन, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स. तो दीज फॉस्फोलिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल एज द अल्कोहल. इसमें अल्कोहल कौन सा होगा? ग्लिसरॉल होगा. जैसे कि हमारे सिंपल फैटी लिपिड्स में था, सिंपल लिपिड्स में था. और इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स आर लेसिथिन, सेफालिन एंड फास्फाटिडाइल inositol and plasma lozenge and cardiolipin. So these are the examples of glycerophospholipids. And second type of phospholipids are sphingolipids. अब इसमें जो अल्कोहल पोर्शन है वो क्या है? स्फिंगोसाइन है. तो sphingophospholipid are also known as sphingomyelins, and they contain sphingosine as the alcohol in place of glycerol. तो ग्लिसरॉल की बजाय इसमें क्या होता है? स्फिंगोसीन. एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स contain a fatty acid, carbohydrate and nitrogenous base, and the alcohol is sphingosine. ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, अल्कोहल होगा. अल्कोहल में क्या होगा? अल्कोहल का नाम है स्फिंगोसिन. कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस बेस एंड स्फिंगोसिन. हेंस दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट आर एब्सेंट. इसमें ग्लिसरॉल और फॉस्फेट नहीं होगा. इसके एग्जांपल क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स से सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स. Cerebrosides are the simplest form of glycolipids which occur in the membranes of nervous tissue. So cerebrosides सबसे साधारण प्रकार के ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कहाँ मिलते हैं? नर्वस टिश्यू में मिलते हैं, इन द मेम्ब्रेन ऑफ नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू के मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स मिलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स. एंड गैंग्लियोसाइड्स आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन गैंग्लियॉन्स. गैंग्लियोसाइड्स आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द गैंग्लियॉन्स. So gangliosides are derived from the cerebrosides. Okay. These contain one or more molecules of normal acetylnuramic acid. And third type of complex lipid is lipoproteins, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. So macromolecular complexes of lipids and proteins. What are lipoproteins? They are macromolecular complexes of lipids and proteins. लिपिड्स और प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं? लाइपोप्रोटीन्स. जो लाइपोप्रोटीन्स हम डिटेक्ट करते हैं रूटीन लिपिड प्रोफाइल में, क्योंकि इसमें क्या है? लाइपोप्रोटीन्स में क्या है? लिपिड है हमारा. तो लिपिड्स की जो अगर हम टेस्ट करते हैं लिपिड की, तो वो अलग से नहीं होती, लाइपोप्रोटीन का ही डिटेक्शन होता है. इसी को हमारा लिपिड का डिटेक्शन माना जाता है. लिपिड का लेवल इसी से डिसाइड होता है. लाइपोप्रोटीन के लेवल से ही लिपिड का लेवल डिसाइड होता है. एंड थर्ड इज डिराइव्ड लिपिड्स. सो डिराइव्ड लिपिड्स, दीज आर द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स. और इसी के एग्जाम्पल क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड हाइड्रोकार्बन एंड कीटोन बॉडीज. Fourth variety of lipid is miscellaneous lipids.
These include a large number of compounds possessing the characteristic of lipids, जिसमें लिपिड के कैरेक्टरिस्टिक हो चाहे स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो, जैसे कि मैंने बताया था पहले. तो द एग्जांपल्स आर कैरोटेनॉइड्स, स्क्वालिन्स एंड स्टेरॉइड. स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल इज एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड. तो स्टेरॉइड में क्या है, स्टेरॉइड में खास बात होती है, स्टेरॉइड कंटेन्स a ring known as cyclopentanoperhydrophenanthrin ring, CPPP यानी CPPP, cyclopentanoperhydrophenanthrin ring. The steroid of biological importance include cholesterol, bile acids, vitamin D. So vitamin D is also a steroid. Sex hormones are example of steroid. Sex hormones and cortical hormones, they all are lipids, special type of lipids, miscellaneous lipids. Steroid containing one or more hydroxyl group is known as sterol. एक स्टेरॉयड जिसमें कि एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम स्टेरॉल बोलते हैं. सो आवर जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें क्या है, वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे. कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टेरॉल. स्टेरॉल का एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल. स्टेरॉल होते क्या है, जिस स्टेरॉइड मॉलिक्यूल में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाए उसे हम बोलेंगे स्टेरॉल. सो कोलेस्ट्रॉल इज ए स्टेरॉल, मीन्स स्टेरॉइड which contains one or more hydroxyl group. So it contains one hydroxyl group. कौन, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल contains one hydroxyl group at carbon number 3. कार्बन नंबर 3 पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कोलेस्ट्रॉल में, एंड अ डबल बॉन्ड कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एंड 8 कार्बन साइड चेन, और 8 कार्बन की साइड चेन होगी अटैच टू कार्बन नंबर 17. तो क्या बताया, कार्बन नंबर 17 से एक साइड चेन अटैच होगी, कितने कार्बन की, 8 कार्बन की. कार्बन 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन 3 पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा. एंड कोलेस्ट्रॉल की क्या है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में फ्यू वर्ड्स. कोलेस्ट्रॉल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. तो जितनी भी सेल्स में जो मेम्ब्रेन है उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोलेस्ट्रॉल, एंड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ वाइल एसिड्स. वाइल एसिड्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. सेक्स एंड कॉर्टिकल हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, एंड विटामिन डी. सो कोलेस्ट्रॉल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ वाइल एसिड्स and sex and cortical hormones and vitamin D. The lipids that possesses both hydrophobic, that is non-polar, and hydrophilic, that is polar group are known as amphipathic. ऐसे लिपिड्स जिसमें पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं उन्हें एम्फीपैथिक कहते हैं. दीज इंक्लूड फैटी एसिड्स, फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड बाइल साल्ट्स. सो एम्पीपैथिक लिपिड्स पूछे जाएं तो इसके एग्जांपल क्या है, फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड बाइल साल्ट. एम्पीपैथिक लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट constituent in the bilayer of biological membranes. So because we are talking about routine lipid profile, so that is why we talked about lipids. What are lipids, what are its type, and next we talk what is the function of lipids in our body. So lipid have many functions in our body. They are concentrated fuel of the body, triglycerols. Concentrated fuel. Lipids are constituent of membrane structure and regulate the membrane permeability. Example, phospholipids and cholesterol. And lipids serve as a source of fat soluble vitamins. अगर लिपिड्स नहीं होंगे तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होंगे वो किसमें डिजॉल्व होंगी. फैट सॉल्युबल विटामिन्स मींस विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. एंड लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट एज ए सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स सच एज स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये क्या है, लिपिड्स ही हैं. लिपिड्स प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, सर्व एज इंसुलेटिंग मटेरियल. दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन because they serve as a insulating
and they prevent heat loss from the body to the environment. The fat speaks. फैट क्या कहते हैं, यानी लिपिड स्पीक्स क्या कहते हैं, आई एम यूजफुल इन रिकमेंडेड अमाउंट, अगर मैं ठीक मात्रा में हूं आपके शरीर में तो ठीक हूं. वो डेंजरस इन हाई अमाउंट, यदि मेरी मात्रा बढ़ती है तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर देता हूं. सो लिपिड स्पीक्स आई एम यूजफुल इन रिकमेंडेड अमाउंट, वो डेंजरस इन हाई अमाउंट. नाउ as we are discussing routine lipid profile and extended lipid profile, so we have told you the lipids are in combination with protein in our blood. That is why we estimate lipoproteins instead of only lipids. There is a estimation of lipoproteins. As we know, all lipids such as triglycerides, cholesterol, cholesterol esters are not miscible in water, hence they need protein for circulation in the bloodstream. The protein which combined with the lipids are conjugated protein called apolipoprotein. तो जो प्रोटीन हमारे लिपिड से मिलती है कंजुगेटेड प्रोटीन होती है, उसको हम एपोलाइपोप्रोटीन बोलते हैं. और जितने भी लिपिड्स हैं ये वाटर में इमिसिबल है, वाटर में मिक्स नहीं होते, इसलिए ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं, इसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं. तो लाइपोप्रोटीन मींस लिपिड्स प्लस एपोलाइपोप्रोटीन, दैट इज एपोप्रोटीन इज इक्वल टू लाइपोप्रोटीन. हेंस प्रोटीन that is apoproteins acts as a vehicle or car for the fat or lipids, and this is diagrammatic representation of the structure of lipoproteins. So lipoprotein has two parts, one is core which is neutral lipid core which is hydrophobic. क्या है, हाइड्रोफोबिक. किससे मिलकर बनी होती है, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स हाइड्रोफोबिक है. दिस वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कोर पार्ट एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक. एंड दिस इज सेल पार्ट. सेल आर आउटर कवर इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन. सो हमने देखा कि लाइपोप्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, फैट. ट्राइग्लिसराइड इज ए फैट, कोलेस्ट्रॉल एस्टर इज ए फैट. कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड्स. जब कोलेस्ट्रॉल में फैटी एसिड जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. इसमें एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एलकैट. एलकैट एंजाइम्स की हेल्प से जो कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. तो जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हमारी सेल में जमा होता है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर ही होता है. कोलेस्ट्रॉल प्योर फ्री कोलेस्ट्रॉल इज टॉक्सिक एंड दिस इज नॉन टॉक्सिक. तो कोलेस्ट्रॉल स्टोर्स इन आवर सेल इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्टेरॉल एस्टर. नाउ besides those lipoproteins which I have discussed, there are free fatty acid albumin complex lipoproteins. यानी कुछ लाइपोप्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसमें कि फ्री फैटी एसिड्स और एल्ब्यूमिन होता है. ठीक है, तो फ्री फैटी एसिड्स इन द सर्कुलेशन आर इन द बाउंड फॉर्म विद एल्ब्यूमिन. फ्री फैटी एसिड भी एकदम फ्री नहीं होते, एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर ही सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते हैं. Each molecule of albumin can hold about 20 to 30 molecules of free fatty acids, and this lipoprotein cannot be separated by the electrophoresis. So free fatty acids albumin के साथ मिलते हैं और एक albumin का molecule 20 to 30 molecules of free fatty acid को बाउंड करता है. Now classification of lipoproteins on the basis of density. So these are chylomicrons, remnants, VLDL, very low density lipoprotein, and this protein is synthesized in the liver. And intermediate density lipoprotein, that is IDL, and this is also called VLDL remnants. And LDL, lipodensity lipoprotein, this is atherogenic, VLDL is atherogenic, chylomicrons atherogenic. So all these
all these are non-HDL cholesterol and these are called bad cholesterol because they are atherogenic. ये सभी LDL, IDL, VLDL, chylomicrons, they form plaque in the wall of arteries. They form atheroma. They create blockage. So they are bad cholesterol. Now HDL, high density lipoprotein. This is known as good cholesterol because it reverse the process. अगर ये ब्लॉकेज करती हैं बैड कोलेस्ट्रॉल तो क्या करता है, ये ब्लॉकेज को कम करता है, वहां से कोलेस्ट्रॉल लेके आता है लिवर में, फाइनली डिस्पोज करता है. सो दिस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ASCVD, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज. HDL protects from ASCVD. Now this slide shows chylomicrons. This green portion is cholesterol and this red portion is phospholipids, black portion is protein and this yellow portion is triglycerides. So chylomicrons, triglycerides goes on decreasing in VLDL, IDL, LDL and lipoprotein A. Protein is increasing. In HDL, protein is 50%. And triglyceride is very few. Triglycerides, very few amount triglyceride in HDL. And in chylomicrons, maximum, there is a maximum amount of triglycerides. VLDL में उससे कम, IDL में उससे कम, LDL में उससे कम. तो triglycerides is what is trend? Triglyceride decreases from chylomicrons to HDL and protein increases. Triglycerides decreases, protein increases. So HDL have maximum protein and least amount of triglycerides. This is the slide which shows difference. Composition of different lipoproteins. Source. काइलोमैक्रोन्स का सोर्स क्या है, इंटेस्टाइन में बनेगा. और रेमनेंट्स, काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स, ये काइलोमाइक्रोन से बनते हैं तो इनका सोर्स काइलोमाइक्रोन्स हो गया. बीएलडीएल कहाँ बनेगा, लिवर एंड इंटेस्टाइन में, लिवर एंड इंटेस्टाइन. आईडीएल एंड बीएलडीएल रेमनेंट्स कहाँ से बनेगा, बीएलडीएल. जैसे काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स कैसे बनते हैं, काइलोमाइक्रोन से, ऐसे ही आईडीएल और बीएलडीएल रेमनेंट्स कैसे बनते हैं, बीएलडीएल से. एलडीएल किससे बनेगा, बीएलडीएल से, इसका सोर्स बीएलडीएल है. लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड एचडीएल कहां से बनेगा, लिवर में. तो एचडीएल इज प्रोटेक्टिव, एचडीएल इज प्रोटेक्टिव लाइपोप्रोटीन. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एएससीवीडी, यानी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज से ये प्रोटेक्ट करता है एचडीएल. अब लिवर में इसी फॉर्मेशन है, अगर लिवर सिरोसिस है, लिवर खराब है, तो हमारा एचडीएल नहीं बनेगा. सो द पर्सन हु हैव liver cirrhosis or damaged liver, they have low level of HDL and increased risk of ASCVD, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज की रिस्क भी बढ़ जाती है ऐसे पेशेंट में. डेंसिटी देखेंगे तो डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. काइलोमाइक्रोन्स हैव लीस्ट डेंसिटी व्हाइल HDL हैव मैक्सिमम डेंसिटी 1.063 to 1.21. डेंसिटी ऑफ काइलोमाइक्रोन्स इज 0.95. Diameter is goes on decreasing from left to right. Chylomicrons maximum diameter and HDL least diameter, and they are dense, high dense lipoprotein. Very low density, high density lipoprotein HDL. Structural component अगर हम देखें तो 99 से 98% लिपिड होता है काइलोमाइक्रोन्स में, 1 to 2% प्रोटीन. काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स में क्या है, प्रोटीन थोड़ी बढ़ जाती है 2 to 6%, लिपिड थोड़ा कम हो जाता है. बीएलडीएल में 93% लिपिड एंड 7% प्रोटीन. इन बीएलडीएल रेमनेंट और आईडीएल 85% लिपिड एंड 15% प्रोटीन. इन एलडीएल 80% लिपिड एंड 20% प्रोटीन. इन लाइपोप्रोटीन लिटिल ए 80% लिपिड एंड 20% प्रोटीन. एलडीएल एंड लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, they have same composition. LDL and lipoprotein literally have same composition, but lipoproteins are 10 to 15 times more atherogenic as compared to LDL, and this is genetically determined. The value of lipoprotein remains same
throughout age. It does not depend on the age. It cannot be changed by the diet. So lipoprotein literally tells this which we get from our parents, genetically risk. And in HDL 50% lipoprotein, 50% lipids. जैसे एपोलाइपोप्रोटीन कई टाइप्स की होती हैं. एपोलाइपोप्रोटीन्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन्स. एपोलाइपोप्रोटीन्स मीन्स protein present with the lipids. So apolipoprotein A1, A2, A4, C and B48 and C3, C1, B48, C3 and C second and E. They are present in chylomicrons. In chylomicron remnants, two apolipoprotein present, namely B48 and apolipoprotein E. In VLDL, B100, C1, C2, C3 and E. And in VLDL remnants, B100, C1, C2, C3 and E. In LDL, B100 and ApoB. ApoB or B100 is same thing. In lipoprotein little a, apoprotein A little a and B100. And in HDL, main lipoprotein is apolipoprotein A1 70%, ApoA2 15 to 20% and rest are D, M, E, L1 and E. तो इसमें हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि जो एपोप्रोटीन B100 जितने भी हमारे एथेरोजेनिक मॉलिक्यूल हैं, BLDL एंड BLDL रेमनेंट्स, LDL, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, इन सभी में एपोप्रोटीन B100 है. कौन सी प्रोटीन है? एपो लाइपोप्रोटीन B100. इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल के लिए, चाहे वो LDL हो, चाहे वो IDL हो, चाहे BLDL हो, उसके लिए एक सेपरेट एपोलाइपोप्रोटीन B का मॉलिक्यूल होता है. तो यदि हम इसका अलग अलग एस्टिमेशन ना करें, हम एपोलाइपोप्रोटीन का एस्टिमेशन कर लें, तो इट विल गिव more precise information about the risk of atherogenic lipids, lipoproteins. Now types of lipoprotein, as we have told you कि apolipoproteins are proteins that associate with the lipids to form lipoproteins. They play crucial role in the structure, function and metabolism of lipoproteins. So types of lipoproteins are कितने टाइप की होंगी? Apoprotein A1, this is the main protein part of HDL. And apoprotein B48 is structural component of chylomicrons and chylomicron remnants, B48. Apoprotein A second, A4, A second and A4. Apoprotein C1, C2, C3, E and M. And apoprotein B100. So apoprotein B100 is most important. Its value tells the level of atherogenic lipoproteins. More is the value of apoprotein B100, more is the cardiac risk. Main protein of VLDL, LDL component of all atherogenic lipoprotein, and apoprotein M present in HDL. Now few words about apolipoprotein A1. Apolipoprotein A1, it is main protein of the HDL and it provides structural backbone of HDL particles. It activates enzyme that remove excess cholesterol from the tissue and returns to liver. That is, it plays important role in reverse cholesterol transport. अब रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, HDL क्या करता है कि टिश्यू से यानी आर्टरी से टिश्यू से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा है वहां से लेके आता है कहाँ? लिवर के लिए. तो दैट इज वाई इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द ASCVD, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करता है. HDL इज प्रोटेक्टिव बिकॉज ऑफ रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट. इट इज प्रोड्यूस मेनली इन द लिवर एंड गट. कहाँ प्रोड्यूस होगा? जो ये प्रोटीन है ये कहाँ प्रोड्यूस होती है? मेनली इन द गट एंड लिवर में प्रोड्यूस होती है एपोलाइपोप्रोटीन A1. हाई वैल्यू आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम ASCVD and low value indicates high risk, has role in immunity and potential anti-tumor effect. So apolipoprotein also have role in immunity and potential anti-tumor effect. Immunity और anti-tumor effect भी इसका होता है.
एंड इट इज बायोमार्कर ऑफ द सिरोसिस। जिसकी सिरोसिस होगी उसमें इसकी लो वैल्यू मिलेगी बिकॉज इट इज सिंथेसाइज इन द लिवर। लिवर और गट की कोई भी डिजीज होगी सो देयर विल बी रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन A1। अगर किसी की लो आ रही है एपोलाइपोप्रोटीन वैल्यू इज लो, देन मेडिटेरेनियन डाइट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एडिक्वेट स्लीप increases the apolipoprotein A value while high sugar intake worsen its level। सो यदि कम वैल्यू है तो क्या करना चाहिए, मेडिटेरेनियन डाइट लेना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच वाली डाइट लेना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए। और इससे क्या होगा, एपोलाइपोप्रोटीन ए का लेवल बढ़ेगा और शुगर कम लेना चाहिए, शुगर ज़्यादा लेने से इसका लेवल कम होता है। जो नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी है 79 टू 169 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हायर द वैल्यू हायर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज and main protein of HDL। Now few words about apolipoprotein A second। तो apo A second is also found in HDL। 15 to 20% जो प्रोटीन HDL की होती है वो कौन सी होती है, apo A second, and it interacts with the apo1 and is involved in regulating the size and function of HDL particles। तो जो apo second है ये apo वन के साथ क्या करती है, इन्वॉल्व होती है, रिएक्ट करती है और रेगुलेट द साइज एंड फंक्शन ऑफ एचडीएल का साइज और फंक्शन रेगुलेट करती है। एंड मेटाबॉलिज्म और जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसमें रोल प्ले करती है, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एचडीएल। नाउ लिपिड प्रोफाइल की कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे एपोलाइपोप्रोटीन बी और B100। एपोलाइपोप्रोटीन एपोबी और B100 एक ही बात होती है। तो एपोलाइपोप्रोटीन बी in type 2 diabetes high ApoB was associated with CAC coronary artery calcification। ये देखा गया है कि जिसमें टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें एपोलाइपोप्रोटीन B100 का लेवल ज़्यादा होता है, और अगर ये लेवल ज़्यादा हुआ तो हम अगर उनका जब CT स्कैन कराते हैं तो कोरोनरी आर्टरी में जो प्लाक फॉर्मेशन होता है उसमें कैल्सिफिकेशन मिलता है। सो कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन के साथ एसोसिएटेड होती है लेवल ऑफ apolipoprotein B in patient of type 2 diabetes। Now, as I have told you, apolipoprotein B is more useful than LDL cholesterol in atherosclerotic cardiovascular disease because it captures greater information about atherogenic particles and is not influenced by heterogeneity of LDL particle cholesterol content। सो एचडीएल पार्टिकल्स कई टाइप के होते हैं, जैसे स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल्स एंड लार्जर वाइंड एलडीएल पार्टिकल्स एंड आइस एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। सो जो एपोलाइपोप्रोटीन भी है वो हर एक पार्टिकल्स की अपनी अलग होती है। सो द वैल्यू ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन बी और B100 इज मोर यूजफुल एज कंपेयर टू एलडीएल कोलेस्ट्रॉल विच इज sclerotic or atherogenic। Measurement of LDL cholesterol is relatively insensitive to the accumulation of small dense LDL particles which are believed to be highly atherogenic। The normal value of apoprotein B is 50 to 100 in men and 55 to 105 in women। More is the apolipoprotein B value, more is the ASCVD risk। एपोलाइपोप्रोटीन बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही रिस्क होगी, क्या, बिकॉज इट टेल्स द नंबर ऑफ एथेरोजेनिक लाइपोप्रोटीन्स लिपिड पार्ट लाइपोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल। व्हाट वैल्यू शुड बी अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन B100। रिस्क के अनुसार कितनी रिस्क में एपोलाइपोप्रोटीन B100 की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो दिस टेबल सोच इन लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क इट्स वैल्यू शुड बी लेस देन 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इन वेरी हाई रिस्क इट्स वैल्यू शुड बी लेस देन 80 मिलीग्राम per deciliter। In extreme A, and its value should be less than 65 milligram per deciliter। In extreme B risk, its value should be less than 50 milligram per deciliter।
तो ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना कराएं हम, एपोलाइपोप्रोटीन B100 और लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की एस्टिमेशन करा लें, तो इट विल टेल most of the risk. Now the ratio of apolipoprotein B and apolipoprotein A1. It is good indicator of ASCVD. Normal value is 0.35 to 0.98. Lower the ratio, more is the protection. Lower the ratio, more is the protection. तो lower ratio का क्या मतलब है? apolipoprotein low and apolipoprotein A1 more. Lower the value of apolipoprotein, lower the risk. Higher the value of apolipoprotein A1 or higher the protection. So lower the ratio, more is the protection. Now next parameter is total cholesterol. So if we talk about cholesterol, then diet provide only 25% cholesterol and rest 75% is synthesized in the liver. So if liver is diseased or there is a liver problem or liver cirrhosis, so more and more cholesterol is synthesized by the liver and lipid profile is disturbed and risk to cardiovascular disease, atherosclerotic cardiovascular disease increased. In the presence of viral hepatitis or alcohol liver disease or non-alcoholic fatty liver, whatever the cause of liver damage or liver disease, lipid profile is disturbed and risk is increased. Now triglycerides. Triglycerides are also atherogenic, and these causes blockage in the arteries, strokes, and its value should be less than 100. Its value should be less than 100. Now few words about HDL cholesterol. If we talk about composition, then it is a complex molecule and is composed of triglycerides 5%, phospholipid 30%, and cholesterol 15%. And rest is protein. 50% is protein. Now structure, वही कोर में क्या होगा, हाइड्रोफोबिक ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होता है. आउटर सेल में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ एम्फीपैथिक फ्री कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन. And these also contain enzymes. Enzymes are LCAT. LCAT means lecithin cholesterol acyl transferase. Lecithin cholesterol acyl transferase. It converts free कोलेस्ट्रॉल इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. पहले बताया था कि फ्री कोलेस्ट्रॉल को फैटी एसिड के साथ कंबाइन करेगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में बदल देता है. दूसरा एंजाइम इसमें होता है एचडीएल में पैरा ऑक्सोनेज, जिसे कहते हैं बॉन्ड बन. एपोलाइपोप्रोटीन की बात करें अगर एचडीएल के, तो क्या होगी, एपो 1 होती है 70%, एपो सेकेंड होती है 15 to 20%, रेस्ट होती है 10 to 15%. The normal value of HDL should be between 40 and 60 milligram per deciliter. And HDL is the smallest and more dense lipoprotein. Density varies between 1.063 to 1.21 gram per ml and size from 5 to 17 nm. And heterogeneous many types. These HDL molecules are heterogeneous and have many types in size, density, and composition, which also affect function. तो वेरियस सब पॉपुलेशंस क्या हैं, लार्जर एंड लाइट HDL2 and smaller and dense HDL3. What are the function? It acts as a body's garbage truck, picking up excess cholesterol from the tissue and transporting it back to the liver for the removal, thus protecting against heart disease. It is called reverse cholesterol transport. ये क्या है, गार्बेज ट्रक की काम करेगा, आपके घर का कूड़ा बाहर फेंकेगा, यानी टिश्यू और आर्टरीज में जो फैट जमा हो गया है उसको वहां से ले जाएगा लिवर में और इसको डिस्पोज कर देगा. सो इट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव. नाउ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, लार्जर एंड लाइटर दैट इज HDL2 आर mainly cardioprotective, while HDL3 it is associated with insulin resistance, and this is the structure of HDL. So HDL is causes cholesterol efflux capacity, endothelial protective activities, antioxidative activities, antithrombotic activities, and vasodilatory activity. This is the structure of HDL. Now genesis
तो सबसे पहले जेनेसिस में क्या होगा कि एपोप्रोटीन A1 बनेगी। कहाँ बनेगी ये? इन द जेनेसिस ऑफ एसजीए इन्वॉल्व्स द लिवर एंड इंटेस्टाइन प्रोड्यूसिंग इट्स मेन प्रोटीन। सबसे पहले इसकी प्रोटीन बनेगी, उसका नाम है ApoA1, विच देन पिक अप फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द सेल्स, यानी हिपेटोसाइट्स एंड एंटेरोसाइट्स से ये क्या पिकअप करेंगे? फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बाय द ट्रांसपोर्टर्स लाइक ABCA1 फॉर्मिंग। सबसे पहले क्या बनेगा? स्मॉल नेसेंट एसडीएल पार्टिकल्स, जिसे हम पिरिक बीटा एसडीएल भी बोलते हैं। इसके बाद देयर इज ए मैच्योरेशन, एंड मैच्योरेशन इन्वॉल्व्स एल्केट एंड CETP। एल्केट मीन्स लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज, इट कन्वर्ट्स फ्री कोलेस्ट्रॉल ऑफ नेसेंट एसडीएल। जो नेसेंट एसडीएल में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल, एल्केट उसको चेंज करता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में, मेकिंग अप एसडीएल पार्टिकल्स स्फेरिकल, और जिससे एसडीएल पार्टिकल्स क्या हो जाता है? स्फेरिकल हो जाता है एंड मैच्योर इनटू HDL3 और HDL2। Now, what is the role of CTP? CTP means cholesterol ester transfer protein। अब कोलेस्ट्रॉल एस्टर किसने बना दिया? एल्केट ने बना दिया। अब इसका ट्रांसफर होना है। कैन एक्सचेंज दीज कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स फ्रॉम एसडीएल। एसडीएल से कोलेस्ट्रॉल एस्टर बाहर निकलता है फॉर ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड्स बीएलडीएल और एलडीएल से निकलता है, अफेक्टिंग एसडीएल कंपोजिशन एंड साइज। तो इस प्रकार से क्या होता है? लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में? एचडीएल और बीएलडीएल के बीच में। ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल एस्टर फ्रॉम एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम एलडीएल एंड बीएलडीएल बिटवीन लाइपोप्रोटीन्स। इसका एक्सचेंज होता है, लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एलडीएल आर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट इज मोस्ट इथेरोजेनिक, it is bad cholesterol which penetrates damaged or inflamed endothelium of arteries and causes plaque or atheroma formation, resulting reduced lumen in the arteries. This lumen gates, this is plaque formation. plaque formation, this is plaque formation. इससे क्या हुआ? ये जो ल्यूमन इतनी बड़ी थी यहाँ पे, ये ल्यूमन कम हो गई। सो देयर इज ए ब्लॉकेज। क्या हुआ? ब्लॉकेज। इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स। सो एलडीएल इज इथेरोजेनिक। नाउ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, heterogeneity of cholesterol content of LDL particle is increased in type 2 diabetes mellitus। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसलिए जो LDL पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट टाइप के क्या होंगे? कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होगा। और इसमें क्या है? टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल पुअर स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स। जो स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स हैं, दे आर मोर इथेरोजेनिक देन सिंपल LDL पार्टिकल्स। What are the best indicator of all एथेरोजेनिक लाइपोप्रोटीन्स? अगर बेस्ट इंडिकेटर कहा जाए कि जितनी एथेरोजेनिक लाइपोप्रोटीन्स हैं, उनमें सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है? तो इट इज एपोलाइपोप्रोटीन B100। LDL कोलेस्ट्रॉल, मेनी हेटेरोजीनस पार्टिकल्स सच एज स्मॉल डेंस और लार्ज बुआयंट टाइप, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं LDL के, इन सबके लिए सेपरेट एपोलाइपोप्रोटीन B100 होता है। एंड BLDL, because there is a one apo per LDL particles regardless of its density. The apolipoprotein B or B100 detects the presence of all types of atherogenic particles in contrast to LDL cholesterol measurement। हम LDL कोलेस्ट्रॉल के मेजरमेंट करें तो केवल एक ही का होगा, लेकिन हम एपोलाइपोप्रोटीन B100 का करेंगे तो जितने टाइप की एथेरोजेनिक पार्टिकल्स होते हैं तो सबका मेजरमेंट हो जाता है। Thus better guide for lipid lowering therapy, particularly insulin resistance and type 2 diabetes. Now, few words about chylomicrons. The chylomicrons is synthesized in the intestine and transport exogenous dietary triacyl glycerol to various tissues. They consist of highest 99% quantity of lipids and lowest 1% concentration of protein. The chylomicrons are least in density and largest in size among the lipoproteins. Now, a few words about lipoprotein A. The lipoprotein little a or LPA is a genetically determined risk factor for atherosclerosis, thrombosis, that is heart attack or strokes. और इसमें ये किससे मिलकर बनी होती है? There is a variant of LDL. LDL is known as bad cholesterol that is
प्लस एपोलाइपोप्रोटीन ए एंड एपोलाइपोप्रोटीन B100. सो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए किससे मिलकर बनेगी? एक एलडीएल लाइक पार्टिकल प्लस एपोलाइपोप्रोटीन लिटिल ए एंड एपोलाइपोप्रोटीन B100. Because LP particle are thicker or like a gold are 5 to 10 times more atherogenic than LDL and more likely to cause blockage and blood clots in artery. अगर सारी लिपिड प्रोफाइल आपकी ठीक हो और केवल लाइपोप्रोटीन बड़ा हो तो भी हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, बिकॉज इट इज मच मोर स्टिकर, मच मोर एथेरोजेनिक देन एलडीएल. तो इसकी एक बार वैल्यू लाइफ में करानी चाहिए. इट टेल्स अबाउट जेनेटिक रिस्क विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जो हमें हमारे पेरेंट्स से जो रिस्क मिलती है हार्ट अटैक, स्ट्रोक की, उसके बारे में पता हमें लाइपोप्रोटीन से चलता है. और इसकी वैल्यू जीवन भर एक जैसी रहती है, कभी बदलती नहीं है. और डाइट पे और फिजिकल एक्सरसाइज से भी इसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती. सो इट्स नॉर्मल वैल्यू शुड बी लेस देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. तो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए इज प्रो इन्फ्लेमेटरी. इट काजेस इन्फ्लेमेशन इन द एंडोथेलियल सेल्स. अगर हमारी एंडोथेलियम डैमेज होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, तो देयर आर मच मोर चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज इंक्रीज्ड इफ आवर एंडोथेलियम इज डैमेज्ड. सो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए काजेस inflammation of the endothelium. It is pro-inflammatory, it is thrombogenic, it is atherogenic and causes calcification of the heart valves. And its level depend on genetic makeup of a person. It tells genetic predisposition of heart attack or stroke. If normal value is less than 30 milligram per deciliter, if between 30 and 50 there is a risk, and more than 50 there is a higher risk. So if all parameters of lipid profile are normal, यानी सपोज किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 135 है, ट्राइग्लिसराइड 75 है, एचडीएल 60 है, एलडीएल 100 है एंड लाइपोप्रोटीन की वैल्यू मान ली 100-200 के बीच है, तो हार्ट अटैक आ सकता है. वो अपने आप को नॉर्मल ना समझे कि मेरे सारे पैरामीटर्स, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल सब नॉर्मल है, मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता. आ सकता है क्योंकि लाइपोप्रोटीन लिटिल ए अकेले ही काफी है हार्ट अटैक लाने के लिए. सो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, hence cannot be lowered by any things. And this is the structure of lipoprotein little a, apo A, LDL like particles. This is apo B100. This is LDL low density lipoprotein. Normal value at birth is less than 45, and at the age of 80 years, its value is 160 milligram. If there is no risk factor, then its value should be less than 130 milligram per deciliter. And if there is any risk factor, then value should be less than 100 milligram per deciliter. If there is diabetes, hypertension, smoking, family history of ISD, then its value should be less than 100 milligram per deciliter. If angioplasty has been done, its value should be less than 70. And if there is any event of heart attack, then its value should be less than 55 milligram per deciliter. If LDL is below 50 milligram per deciliter, then atheroma shrinks and blockage is reversed. तो ब्लॉकेज रिवर्स करने के लिए हमारा LDL की वैल्यू लेस देन 50 करनी होती है. Now VLDL, so it is also atherogenic. It is produced in the liver and intestine, and it is responsible for transport of endogenously synthesized triacyl glycerols. Well, normal value is less than 30 milligram per deciliter, and non-HDL cholesterol normal value should be less than 130 milligram per deciliter. Now few word about serum homocysteine. Elevated homocysteine is recognized as a biomarker and independent risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease. मैकेनिज्म क्या है इसकी, जो कैसे नुकसान पहुंचाता है? Elevated homocysteine is believed to damage the inner lining of blood vessels and endothelium को डैमेज करता है through oxidative stress and inflammation, promoting formation of arterial plaques and atherosclerosis and blood clots thrombosis. अगर हमारा होमोसिस्टीन का लेवल बड़ा होगा, एंडोथेलियम में इन्फ्लेमेशन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होगी और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा. When levels are high, that is more than 15 micromole per liter, then is a increased
risk. And other investigation which is very useful for assessing the risk of ASCVD, coronary artery calcium scores or cardiac calcium score test or coronary calcium scan. It is quick non-invasive CT scan that measure calcium deposits in your heart's arteries, revealing plaque buildup and assessing your risk for heart attack or coronary artery disease before symptom appear. And this is the SACS score known as Agate-Stone score. 0 का मतलब है वेरी लो रिस्क, 1 to 99 का मतलब माइल्ड प्लाक फॉर्मेशन है, मॉडरेट रिस्क है, एंड इंडिकेट्स नीड फॉर प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज. इफ हमारा एगेट स्टोन स्कोर इज बिटवीन 100 and 300, इट मीन्स मॉडरेट प्लाक फॉर्मेशन, हाई रिस्क एंड हार्ट इशू होगा 3 to 5 साल में हार्ट इशू होने की संभावना है, यानी 3 to 5 ईयर्स में हार्ट इशू होने की संभावना रहती है यदि हमारा जो सेक्स स्कोर जो है वो 100 और 300 के बीच है. ओवर 300 देयर इज ए वेरी हाई रिस्क एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. नौ 3 टेबल्स हैं जिससे कि हम रिस्क डिफाइन करते हैं फॉर द ASCVD या स्ट्रोक्स की रिस्क डिफाइन करते हैं. तो हमारा मेजर ASCVD रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एज मोर देन 45 ईयर्स इन मेल्स एंड 55 ईयर्स इन फीमेल्स, ये मेजर रिस्क फैक्टर हैं, मेजर ASCVD रिस्क फैक्टर्स. करंट सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको चूअर्स, हाई ब्लड प्रेशर और लो HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल. हाई रिस्क फीचर्स में क्या आएगा? फैमिली हिस्ट्री या प्रीमेच्योर ASCVD, CKD स्टेज 3B और 4, एपोलाइपोप्रोटीन B more than 130 milligram per deciliter, and extreme elevation of a single risk factor, ये single risk factor, lipoprotein more than 50 milligram per deciliter, metabolic syndrome such as diabetes, non-alcoholic fatty liver disease with fibrosis grade 2 or 3, and SAC score 1 to 99. रिस्क मॉडिफायर में क्या है? लाइपोप्रोटीन अगर हमारी 20 से 49 के बीच हो रिस्क मॉडिफायर. इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज 100 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है. इंक्रीज बेस्ट सर्कमफरेंस मोर देन 90 इन मैन एंड 18 वुमेन. हमारा हाई सेंसिटिविटी CRP वैल्यू इज मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स मोर देन 150 मिलीग्राम एंड फास्टिंग मोर देन 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोराइसिस और स्पॉन्डाइल आर्थ्रोपैथीज, दिस इज ए रिस्क मॉडिफायर. प्रीमेच्योर मीनोपैज या प्रीक्लैम्सिया और गेस्टेशनल डायबिटीज या PCOS, दिस इज रिस्क मॉडिफायर. हाई पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर और एयर पॉल्यूशन में रह रहा हूँ, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, दिस इज रिस्क मॉडिफायर. And these are the risks. So low risk, moderate risk, high risk, and very high risk. And this is the extreme risk. So these are the factors. Low risk में आएगा 1 major AST factors and LDC cholesterol 100 and 129 milligram per deciliter, and non-HDL cholesterol 130 and 159 that is increased हो. Lifetime CVD risk इसमें कितनी होती है? लेस देन 30%. ऐसी मॉडरेट रिस्क में जो ASCVD रिस्क होती है मोर देन 30%. ऐसे हाई रिस्क ये फैक्टर्स हैं 3 मेजर ASCVD रिस्क फैक्टर हों. LDC कोलेस्ट्रॉल 160 189 के बीच हो, नॉन HDCL 190 एंड 219 के बीच हो, डायबिटीज विथ 1 मेजर ASCVD रिस्क फैक्टर, 2 मेजर ASCVD रिस्क फैक्टर प्लस 1 रिस्क मॉडिफायर, और एनी हाई रिस्क फैक्टर. ऐसी वेरी हाई रिस्क में ये डायबिटीज विथ ट्रांजिट ऑर्गन डैमेज, डायबिटीज विथ 2 मेजर ASCVD रिस्क फैक्टर, सेक्स स्कोर हो 100 to 99 के बीच में, 2 हाई रिस्क फैक्टर हो, एस्टेब्लिश्ड ASCVD ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोई भी हो, एस्टेब्लिश्ड यानी बीमारी स्टेंट वगैरह पड़ चुका हो,
और LDC कोलेस्ट्रॉल मोर देन 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। एक्सट्रीम रिस्क कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ASCVD रिस्क प्लस माइनस प्लस हाई रिस्क ग्रुप एंड सेक्स स्कोर मोर देन 30 एंड होमोजाइगस FH, तो ये कैटेगरी भी। और यदि रिकरेंट ASPDO बार बार हो रहा हो डिस्पाइट ऑफ लोअर LDC कोलेस्ट्रॉल जो वो 30 से कम हो, तो ये कैटेगरी सी में आएगा। नाउ दिस टेबल शोज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिस्क। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? LDL कोलेस्ट्रॉल लो और मॉडरेट में लेस देन 100, अगर हाई रिस्क हो या वेरी हाई रिस्क में लेस देन 70, वेरी हाई रिस्क में लेस देन 50, एक्सट्रीम ए में लेस देन 30 और एक्सट्रीम बी में लेस देन 30। ऐसी नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लो और मॉडरेट रिस्क में कितना होना चाहिए? लेस देन 130। हाई, अगर हाई रिस्क है तो लेस देन 100, वेरी हाई में लेस देन 80, एक्सट्रीम ए में लेस देन 80 और एक्सट्रीम बी में लेस देन 60। लेवल ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, किसमें कितना होना चाहिए। दीज आर द सम रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी ASCVD। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ज़्यादातर समय आपका बीतता हो किसमें? कार, कुर्सी और ऑफिस में, चारपाई पे, यानी सेडेंटरी वर्क हो, डायबिटीज हो, स्मोकिंग, अल्कोहल एब्यूज और इंटेक, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज मोस्ट रिस्क फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, तो रिस्क प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डैमेज लिवर या लिवर डिजीज, फैटी लिवर हो, स्टीटोहेपेटाइटिस हो, वायरल हेपेटाइटिस हो, इससे क्या हुआ? लिवर प्रोफाइल डिस्टर्ब होगी। हाई इंटेक ऑफ लिपिड्स कंटेनिंग ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, अगर ऐसा लिपिड ले रहे हैं जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा है, तो ये कैसा होता है? ओमेगा 6 फैटी एसिड इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन, इट इज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, सो इट इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोथेलियम, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड thrombosis. Junk food contains preservative, coloring agent and trans fat. Trans fats are most atherogenic, so they should be avoided. And this is the effect of exercise on lipid profile. If lipid profile is disturbed, then change your lifestyle. Yoga, pranayam, physical exertion can reduce LDL up to 30%. एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज चाहिए? 150 मिनट इन ए वीक, दैट इज 30 मिनट फॉर 5 days इन ए वीक, प्लस मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 15 मिनट 2 days इन ए वीक। एक्सरसाइज इंक्रीजेस HDL, reduces cholesterol, important for controlling or reversal of the diabetes. And aerobic exercise क्या होगी? Heart rate और breathing rate should be increased. Why exercise से क्या होगा? जो exercise होगा it is one and control, and yoga is a complete exercise. What is the effect of healthy foods on lipid profile? Whole grain should be taken plus legumes जैसे pea, beans and pulses, fruits and green leafy vegetables, they can reduce up to 50% cholesterol. Why the exercise and diet 50% reduction is possible. और साल्ट, ऑयल, शुगर इसका यूज एसओएस करें कम से कम। चावल, चीनी और चिकनाई, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू फैट, चीनी तो डायरेक्ट शुगर है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड फैट इज फैट। एनिमल फूड कंटेंस increased amount of fat, they should be avoided. Curd should be allowed. Processed, fast and packed food 100% not allowed. How much fat should be taken? We should take about 30% of the total energy from the fat, less than 6% of 30% from the saturated fat. Suppose if daily calories are 200, then total fat intake per day should be less than 60 to 65 gram, इंक्लूडिंग सेचुरेटेड फैट लेस देन 12 ग्राम। अगर 2000 कैलोरी चाहिए तो हम 60 to 65 ग्राम फैट ले सकते हैं, जिसमें वो फैट भी शामिल है जो सेचुरेटेड फैट से लिया जाएगा। टेक्स फैट और आइल्स विद जीरो ट्रांस फैट और लेस देन 1%
trans fat. Trans fat intake should be 0. ऐसी कोई चीज़ समोसा और जंक फूड ये सब नहीं खानी चाहिए जिसमें कि ट्रांस फैट हो. हमें लेवल चेक करना चाहिए. पार्सली हाइड्रोजनेटेड अगर ऑयल लिखा है तो दैट इज ट्रांस फैट है उसके अंदर. कंज्यूम फैट और ऑयल्स विद अनसेचुरेटेड मोनो या पॉली. ऐसा हमें आइटोफाइल फैट यूज़ करना चाहिए जिसमें ट्रांस फैट 0 हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा हों, ठीक हों, और ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड का रेशियो 1:4 हो, और जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मोनो या पॉली ज़्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल और पीनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल. प्यूफा के लिए हमें वालनट, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड वी कैन यूज फ्लैक्स सीड, चिया सीड एंड वालनट. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स ये सोर्स ऑफ फाइबर है. कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन कम होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा. What is avoided for good and safe lipid profile? So we should avoid unhealthy lipids which contain saturated fats such as fatty meat, butter, cheese, cream, coconut, palm oil, and we should avoid trans fat, fried and processed junk food, baked food, partially hydrogenated oils. Check label. Smoking or alcohol abuse should be avoided. Fats or oils should be used for which they are made. That is, keep smoke points in minds. Inappropriate use leads to trans fat formation and dangerous atherogenic lipid profile. Never use extra virgin oil for frying or very hot temperature cooking. Now, healthy diet and take treatment for diabetes. So processed food, junk food should be avoided. Restaurant food should be avoided because it use cheap grain or infected or contaminated grains. Avoid sugary beverages. In patient with diabetes, then get proper treatment so that HbA1c should be less than 6.5%. And quit alcohol and smoking, because alcohol and smoking they create inflammation in the endothelium, and smoking HDL decreases HDL. स्मोकिंग से HDL का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए अगर HDL आपका कम है तो स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए और इससे HDL का अमाउंट बढ़ जाएगा. If patient have liver disease, then got proper management because during viral hepatitis, cholesterol profile is severely de-enhanced. Now, what is the treatment? So recent treatment is PSSKG inhibitors. This include injection, inclisiran, brand name is Legbio. इसकी जो कास्ट है वो 1,20,000 है. तो it is given at 3 monthly interval, 2 injections at 3-month interval, and then every 6 months. Now monoclonal antibodies injection Praluent, it contains alirocumab, injection Repatha, evolocumab, and statins जैसे lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, and oragimide. And this is all about routine and extended lipid profile, and we have discussed all the aspects. If you like the content, please like the video. Also subscribe the channel. Thank you very much.